दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। आप सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। चंडीगढ़ और यहाँ के लोगों के हित में पॉलिसी बनाने और तमाम निर्णय लेने का अधिकार प्रशासक को है। ऐसे में उनकी सलाहकार परिषद यानी एडवाइजरी काउंसिल का महत्व बहुत बड़ा है। एक दिन पहले इस एडवाइजरी काउंसिल का पुनर्गठन किया गया है, लेकिन इसके सदस्यों की जो सूची जारी की गई उस पर शहर में सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासक की एडवाइजरी काउंसिल पर राजनीति हावी हो गई है। कई वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, तो कुछ वर्गों से दो दो प्रतिनिधि काउंसिल में शामिल कर लिए गए हैं। गांव और कॉलोनियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। कर्मचारियों को भी एडवाइजरी काउंसिल में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के भरोसे छोड़ दिया गया है। जिस पूर्व सांसद किरण खेर के काम से चंडीगढ़ खुश नहीं था, उन्हें काउंसिल में जगह दे दी गई है। लेकिन 20 साल चंडीगढ़ के सांसद रहे पवन कुमार बंसल और पूर्व सांसद सत्यपाल जैन को एडवाइजरी काउंसिल से बाहर कर दिया गया। चंडीगढ़ की जनता के लिए लगातार सक्रिय रहने वाले पूर्व मेयर अरुण सूद और चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन को भी प्रशासक की एडवाइजरी काउंसिल में इस बार जगह नहीं मिली, जबकि कई अन्य नाम ऐसे हैं जिनको काउंसिल में शामिल करने के औचित्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया बेहद सुलझे हुए और आम आदमी की चिंता करने वाले नेताओं में गिने जाते रहे हैं। राजस्थान मूल के गुलाब चंद कटारिया की छवि राजस्थान की राजनीति में एक ईमानदार राजनेता की रही है, इसलिए चंडीगढ़ को भी उनसे बहुत उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें पिछले दिनों तब और बढ़ गई जब चंडीगढ़ नगर निगम गंभीर आर्थिक संकट में घिर गया, तो प्रशासक गुलाब चंद कटारिया खुद नगर निगम हाउस की मीटिंग में पहुंच गए। चंडीगढ़ नगर निगम के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि प्रशासक ने नगर निगम हाउस की मीटिंग की अध्यक्षता की। लेकिन अब चंडीगढ़ के लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासक की सलाहकार परिषद का पुनर्गठन करते समय जिन सलाहकारों ने सदस्यों के नाम प्रस्तुत किए, वे सलाहकार कौन हैं? क्या वे वास्तव में चंडीगढ़ के विकास में एडवाइजरी काउंसिल की भूमिका को असरदार बनाए रखना चाहते हैं, या इसकी सदस्यता को सिर्फ स्टेटस सिंबल बनाकर अपने चहेतों को खुश रखना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ एक विशेष पैनल है, जिसमें मौजूद रहेंगी चंडीगढ़ की कॉलोनियों की बड़ी नेता कमलेश बनारसी दास। कमलेश जी चंडीगढ़ की 2 बार मेयर भी रही हैं। इसके अलावा मेरे साथ होंगे पूर्व सरपंच गुरप्रीत सिंह हैप्पी, जो कि गांवों की तरफ से अपनी बात रखेंगे। साथ ही शहर के कारोबारियों की ओर से मेरे साथ होंगे वरिष्ठ व्यापारी नेता और ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्टर 17 चंडीगढ़ के प्रधान सुभाष कटारिया, और चंडीगढ़ के दलित समाज की तरफ से अपनी बात रखेंगे श्री गुरु रविदास महासभा के चेयरमैन देशराज सनावर। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। आप बेल आइकन के नीचे थैंक्स का बटन दबाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने विशेष पैनल के पास। कमलेश जी, कटारिया जी, गुरप्रीत, हैप्पी जी, देशराज जी, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं चलता हूं कमलेश बनारसी दास जी के पास। कमलेश जी, आप चंडीगढ़ की कॉलोनियों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज उठाती रही हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक की जो एडवाइजरी काउंसिल अभी बनी है, उसको लेकर क्या आपको लगता है कि इस एडवाइजरी काउंसिल पर इस बार राजनीति हावी हो गई है? जो एडवाइजरी कमेटी की लिस्ट सामने आई है, सबके सामने है, उसमें अनदेखी तो हुई है और राजनीति तो भरपूर है। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आती जो हमारे एडवाइजर शहर की जो बातें हैं, जो जरूरी चीजें वहां रखनी है, उसमें सभी को रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो जो नगर निगम का चुनाव, उसके अंदर हमारे 17% रिजर्वेशन है, ठीक है। तो 17% रिजर्वेशन के तहत, संविधान के तहत
उन लोगों का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? क्यों नहीं उसके अंदर हमारे जो कॉलोनियों के उसके अंदर होते हैं, क्यों नहीं दलितों को उसमें मौका दिया जाता दलित है कि नहीं? 17% जो पॉपुलेशन है वो दलित है, और कॉलोनियों में कोई नुमाइंदा नहीं लिया इन्होंने। तो क्यों नहीं, मतलब कि क्या बात है? हमें संविधान ने अधिकार दिया है, उसके बावजूद ये हमें निग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर राजनीति हावी हुई है, तो कॉलोनियों से तो चंडीगढ़ में राजनीति फलती है, फूलती है। चंडीगढ़ में राजनीति को बूम देने वाला तो काम कॉलोनियां करती है। वोटर भी सबसे ज्यादा वोटिंग करते हैं। बात तो ये है कि सबसे ज्यादा आबादी भी अंतर है, करके वोट भी देते हैं गांव वाले, कॉलोनी वाले, पर फिर उनको निगलेक्ट किया जाता है प्रशासन की तरफ से, वो गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासक को चाहिए बोलता है कि वो प्रशासक है, बीजेपी के नहीं है, बट पता नहीं क्यों उनको बीजेपी का एजेंडा ही चलाना है। तो कमेटी बनाने की छोड़ देते, वैसे धक्का तो हो ही रहा। कमलेश जी, आपका लगता है इंटरनेट प्रॉब्लम है, आवाज कट कट के आ रही है। मैं चलता हूं गुरप्रीत हैप्पी जी के पास। हैप्पी जी, गांवों को लेकर आप आवाज उठाते रहे हैं, उनकी समस्याओं को चंडीगढ़ प्रशासन तक पहले भी पहुंचाते रहे हैं, और उनकी समस्याओं को लेकर संघर्ष भी करते रहे हैं। गांवों का कोई प्रतिनिधि एडवाइजरी काउंसिल में न होने से गांवों का क्या नुकसान होगा? नीरज जी नमस्कार, और मैं आपकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने ये आवाज शहर की उठाई है, कॉलोनियों की और गांव की, और जो पैनल जुड़े हैं सभी को मेरी नमस्कार और नए साल की बधाई। सर, थैंक यू जी। गांव हो चाहे कॉलोनियों हो, सर हमारे साथ शुरू से धक्का हो रहा है। आज अगर बात करें एडवाइजरी काउंसिलर की, जो एडवाइजरी कमेटी बनी है, तो सरपंच या पंच या हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन की तो बात छोड़ो, चंडीगढ़ की शहर की जो पवन कुमार बांसल जी, सतपाल जैन जी, संजय टंडन जी और अरुण सूद जी जैसे तजर्बेकार नेताओं को भी जगह नहीं दी गई, और सभी को ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी जो शहर के इतने जानकार नहीं है, गांव के कॉलोनियों के जानकार नहीं है। और सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लालडोरा के बाहर मकान, आज तक उनके बारे में कोई पॉलिसी नहीं है। मास्टर प्लान 2031 तक जो तैयार है, उसमें बोला जाता है, जब हमारे सांसद अभी माननीय मनीष तिवारी जी किसी भी पार्टी के हों, जब सांसद बनते हैं तो हमारे शहर के सांसद, उन्होंने जब लोकसभा में आवाज उठाई कि गांव का क्या होगा, तो वहां पे ये बोला गया कि अभी 2031 तक की कोई योजना नहीं है। तो हम तो सर वैसे ही गांव वाले ऐसे लबारस हैं, जब पंचायतें तोड़ी गई हैं तो हमें तरह तरह के सपने दिखाए गए। तो आज कॉलोनी वाले हों, जो गांव वाले हों, इनको तो पूछने वाला सर कोई नहीं है। नीरज जी, आपकी बहुत अच्छी पहल है कि आपने ये गांव की या कॉलोनियों की या गरीब लोगों की, चाहे हमारे भाई जो सफाई कर्मचारियों की यूनियन है, किसी की भी, आज आप चंडीगढ़ में ये आवाज उठा रहे हो, तो हम आपकी प्रशंसा करने चाहते हैं। मगर हमारा सर दर्द कोई सुनने वाला नहीं। टैक्स हमें लगा दिए गए सर, लाल डोरे के बाहर जो हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उस पे हम टैक्स दे रहे हैं। पंचायत के टाइम कोई टैक्स नहीं था। कूड़े का जो टैक्स है 2-2, 250 रुपए हमारे को लगा दिया गया। सीवरेज सेस 25% दे रहे हैं, मगर हमें सुविधा कोई नहीं। अगर एडवाइजरी काउंसलर में हमारा कोई गांव का प्रतिनिधि होता तो वो अपनी आवाज रखता। सर हमारी तो धक्केशाही हमारे साथ हो रही है, गांव वालों के साथ, कॉलोनी वालों के साथ धक्केशाही शरेआम चल रही है। प्रशासन के जो, मैं एक बात और नीरज जी आपको बताना चाहता हूं, जो एडवाइजर साहब हैं या गवर्नर साहब नए हैं, मगर कोई तो है ना जो उनको राय दे रहा है कि इन लोगों को शामिल नहीं करना है। अभी हमारी बहन बैठी है बनारसी, कमलेश बनारसी बहन जी, ये भी बहुत कॉलोनियों की आवाज उठाते हैं। तो सर धक्का तो हुआ हमारे साथ। नहीं, दरअसल हैप्पी जी, ये सवाल इसलिए उठाना भी जरूरी है क्योंकि चंडीगढ़ 28 गांवों की जमीन पर बसाया गया। जब खूबसूरत शहर बनाकर जब उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, तो गांवों को क्यों नहीं उसके अंदर इतना जरूरी समझा जाता कि उनके प्रतिनिधियों को भी किसी समिति में शामिल करके उनकी राय ली जाए।
सर गांव तो देखो, आपको नीरज जी पता है, अभी आप 20 सेक्टर वाला गुरुद्वारा देखोगे तो वहां खेड़ी गांव का नाम है, जो पुराना गांव जब चंडीगढ़ बसाया गया था 28 गांव उजाड़े गए थे। मैं पिंडू संघर्ष कमेटी का पहला अध्यक्ष हूं जो 7 साल तक काम किया। 2011 में पिंडू संघर्ष कमेटी का गठन हुआ था। अभी दलजीत सिंह पंसौरा जी हमारे अध्यक्ष हैं, मैं सरपरस्त हूं उस कमेटी में। हमारी मांग है, गांव के जब जमीन लेनी होती कवैर कौडियों के भाव हमारे लोगों की जमीन ली जाती है और वो महंगे भाव पे बेची जाती है। तो सर जो हमारे बाहर के लोग आए हैं, हमारे भाई आए हैं, पूर्वांचल के आए हैं, चाहे कहीं से भी आए हैं, उनको बसाया गया, अच्छी बात है, उनको बसाओ, ठीक है जी, मगर गांव वालों का भी ख्याल रखो। जो मकान, अब चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में रजिस्ट्री बैन है, फ्लोर बाय फ्लोर हम रजिस्ट्री नहीं कर सकते। गांव में तो बैन है ही, चंडीगढ़ शहर भी बैन कर दिया है। उसकी बात कौन करेगा? जो अधिकारी आते हैं 3 साल के लिए चंडीगढ़ शहर में, चाहे डीसी साहब हों, होम सेक्रेटरी साहब हों, एडवाइजर साहब हों, सब आते हैं। कितनी दफा कोई पॉलिसी के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। अभी मोदी सरकार ने तरह तरह के कानूनों में बदलाव किया है, ठीक है जी, 370 धारा टूट गई, राम जी का मंदिर बन गया, मगर पैरी जी हैप्पी जी, आपका इंटरनेट कनेक्शन भी डिस्टर्ब हो गया है। मैं चलता हूँ कटारिया जी के पास। कटारिया जी, गांव और कॉलोनी के लोग तो इस एडवाइजरी काउंसिल के पुनर्गठन से इसलिए नाराज हैं कि उनको उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला, लेकिन चंडीगढ़ के व्यापारियों को तो डबल डबल प्रतिनिधित्व मिला है। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष उसमें शामिल हैं, लेकिन एक चंडीगढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी उसके अंदर शामिल हैं। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के शामिल रहते क्या चंडीगढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन को भी इसमें शामिल करने की जरूरत थी? और चंडीगढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन ये कब बनी, इसका अध्यक्ष कौन है? आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप चंडीगढ़ के बहुत पुराने व्यापारी नेता हैं। नमस्कार, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक यू, सेम टू यू। बहुत ही अच्छा एक प्रश्न मेरे से पूछा। पहले मैं उस प्रश्न पे आऊं, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये जो चंडीगढ़ एडवाइजरी काउंसिल जो का गठन किया गया, प्रशासन ने या सेंटर की रूलिंग पार्टी ने ये सोच के गठन किया गया कि उनको यस मैन चाहिए। कोई ऐसा मुद्दा ना व्यापारी उठाए, ना कॉलोनी वाला उठाए, ना कोई गांव वाला उठाए। भाजपा डोमिनेटेड, भाजपा समर्पित और भाजपा के यस मैन, ये उनके लिए ये कमेटी बनाई गई है। जहां तक रहा सवाल व्यापारियों का, तो व्यापारियों का 17 सेक्टर का एक ही जो एसोसिएशन है वो है चंडीगढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्टर 17 रजिस्टर्ड, जिसका मैं पिछले 45 साल से लगातार कंटिन्यूस प्रेसिडेंट हूँ। जिस एसोसिएशन का आपने नाम लिया, वो एसोसिएशन को तो हम जानते भी नहीं वो कौन सी एसोसिएशन है, ना हमने कभी उसके बारे में कभी हमने सुना। ये तो भाजपा क्रिएटेड जो है एसोसिएशन खड़ी करके किसी को एडवाइजरी काउंसिल में डालने का एक तरीका उन्होंने ढूंढा होगा। क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि व्यापारियों की सही बात इस प्लेटफॉर्म पे रखी जाए। तो मैं तो इसमें ये समझता हूं कि जब आज से 30 साल 40 साल पहले पुरानी बात है, हरमोहन धवन जी यहाँ के एमपी होते थे, उस समय भी ये इसी तरह का प्रशासन ने गठन किया था। जब धवन साहब को ये पता लगा भाई इसमें तो हमारे जो रूलिंग पार्टी के जो बंदे नहीं है, ना गांव का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना कोई शहर का रिप्रेजेंटेटिव है, ना कोई कॉलोनी का, उन्होंने उस अपना एडवाइजरी काउंसिल को अगले दिन ही भंग करवा दी और उसका पुनर्गठन करवाया। अब जबकि चंडीगढ़ से यहाँ के एमपी श्री मुनीश तिवारी जी हैं, उनको इस मुद्दे को उठाना चाहिए। अगर उनकी वो बात नहीं मानते तो मेरी एक पर्सनल सुझाव है उनको कि उनको इस कमेटी से भी रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये भाजपा समर्थित है। कोई भी मुद्दा अगर हमारे यहाँ के एमपी या और कोई बंदा उठाएगा, उसको सारे वो अपना उसका विरोध करेंगे।
आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो है एक एसोसिएशन उसके अंदर ऐसी शामिल कर ली गई है जिसको चंडीगढ़ के व्यापारी जानते ही नहीं है, और आप आरोप लगा रहे हैं कि ये भाजपा द्वारा क्रिएट की गई है। चंडीगढ़ के सांसद का इसका विरोध करना चाहिए और इसको भंग करवा के नई अपना कॉन्स्टिट्यूट करवानी चाहिए, जिसमें कॉलोनियों के बंदे भी होने चाहिए, गांव के बंदे भी होने हैं, असली समाज सेविक भी होने चाहिए, हर वर्ग के बंदे को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, तभी इस एडवाइजरी काउंसिल का कोई औचित्य है। अदरवाइज ये तो दिखावे के लिए है। शहर की समस्या वहीं मतलब आप मानते हैं जी जी बोलिए। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से चंडीगढ़ के सांसद से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को प्रशासक के सामने रखे। अगर प्रशासक उनकी बात नहीं मानता तो उनका विरोध स्वरूप उनको भी इस काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल से अपना नाम हटा लेना चाहिए या रिजाइन कर देना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप ये मानते हैं कि अभी जो एडवाइजरी काउंसिल गठित की गई है उसकी मेंबरशिप को सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया और राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो चुनाव आने वाले हैं, ये अपना मेयर का चुनाव आने वाला है, 2026 में नगर निगम का भी चुनाव होना है, 2026 में नगर निगम का, उसके मद्देनजर ये सारा कुछ किया गया। तो जिसका हम लेकिन एक पुरजोर से विरोध करते हैं कि ये जो कमेटी है ये भंग की जानी चाहिए और दोबारा एक नई कमेटी चंडीगढ़ के एमपी की सहमति से बननी चाहिए। नहीं, लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भाजपा समर्थित है और भाजपा ने ये राजनीति की है। इसमें तो भाजपा के कई दिग्गज इसके अंदर से बाहर कर दिए गए, संजय टंडन, अरुण सूद, सत्यपाल जैन, ये सब बाहर कर दिए। वो तो उनकी इंटरनल अपना पॉलिसी है, उनका इंटरनल जो गुट है वो गुट है। सत्यपाल जैन को भी आना चाहिए इसके अंदर, अरुण सूद को भी आना चाहिए, जरूर आना चाहिए उनको, उनका योगदान है शहर के अंदर। सत्यपाल जैन जी का भी योगदान है इसमें, ऐसे लोगों को तो आना चाहिए था। नहीं तो फिर इसमें बीजेपी की राजनीति क्या हुई, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जब एक तो उनकी इंटरनल गुटबाजी का कारण है, गुटबाजी है, दूसरा उन्होंने अपने समर्थक सारे इसमें लगाए हैं, आने वाले चुनाव में उसका बेनिफिट लिया जा सकता। डमी बंदों को बीच में, जैसे एसोसिएशन है, डमी उन्होंने बीच में डाल दिया है काउंटर करने के लिए। फिर 17 सेक्टर का एक बंदा दिखा दो उसके अंदर, कोई प्रोमिनेंट किसी और एसोसिएशन का आप दिखा दो, नाम लिख दिया जिसको कोई जानता भी नहीं है। नहीं, चलिए पास आऊंगा, उससे पहले देशराज सनावर जी से हम बात कर लेते हैं। देशराज जी, आपने एक ईमेल के जरिए एडमिनिस्ट्रेटर को पत्र भेजा है कि इस एडवाइजरी काउंसिल में अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति शामिल नहीं किया गया है। तो क्या अगर एडवाइजरी काउंसिल जाति के आधार पर अगर बनाई जाएगी तो फिर तो बहुत सारी जातियां हैं। ब्राह्मण सभा कहेगी कि हमारे व्यक्ति को शामिल कर लो, जाट सभा कहेगी हमारे व्यक्ति को शामिल कर लो। तो क्या ये एडवाइजरी काउंसिल जातिगत आधार पर होनी चाहिए? आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आप। सभी को नमस्कार और मेरी तरफ से सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज मुझे अपने चैनल पर अपनी बात करने का, अपनी सोसाइटी की तरफ से बात करने का मौका दिया। और हमारे बहुत सीनियर कमलेश जी, गुरप्रीत जी, सुभाष जी हमारे सामने बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि क्या एडवाइजरी काउंसिल में कि जाति के लोग वहां होने चाहिए, ऐसे ब्राह्मण सभा आ जाएगी या कोई और जाति की सभा आ जाएगी, इसके अंदर मैं आपकी ध्यान एक तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में 2011 के जो जनगणना थी उसमें जनगणना के हिसाब से 20% अनुसूचित जाति शहर में रहती है और उस 20% में से
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 19.5% वो लोग हैं जिनको सच्ची में आज जरूरत है, जिनके बच्चों को आज पढ़ाई की जरूरत है, उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है। आप कॉलोनीज के अंदर जाइए, आप वहां देखिए स्कूल के अंदर क्या सिस्टम है, जो वहां बच्चे पढ़ते हैं किस तरीके से एक क्लास में। अब मैं जहां मैं रहता हूँ वहां, आप जब हम कभी पढ़ा करते थे तो सेक्शन हुआ करता था ए या बी बस। आज विकास नगर में एफ तक सेक्शन है। उस कॉलोनी के अंदर कौन लोग हैं? उस कॉलोनी के अंदर 90% लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो ये इसलिए इनकी जो समस्याएं हैं बड़े लेवल की समस्याएं हैं, वो दिखती नहीं है। शहर के अंदर आप सफाई देख सकते हैं कितनी शानदार है। आप कॉलोनीज के अंदर देख लीजिए, या गुरप्रीत भाई हैं, इनके मेरे पड़ोस में ही है, मैं विकास नगर में रहता हूँ। दड़वे का इतना बुरा हाल है, मौली जागरा का इतना बुरा हाल है, मक्खन माजरा का इतना बुरा हाल है। आप कैसे, वो लोग अगर कोई बाहर से कोई लोग आता है तो वो पहले सवाल हमसे पूछते हैं कि आप चंडीगढ़ के वैसे हैं। तो इसलिए ये जो हमारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों की कोई बात आवाज वहां उठाए। इसलिए मैंने एक लेटर गवर्नर साहब को लिखा है, मेल करी है कि आप इसको जल्दी से जल्दी बंद कीजिए। और हमारी जो हिस्सेदारी है, आज के करीब 25% हमारी पॉपुलेशन है चंडीगढ़ में, तो मैं चाहूंगा कि उसके हिसाब से इसके अंदर हिस्सेदारी दी जाए। अच्छा, आप मतलब जाति के आधार पर नहीं, आबादी के आधार पर आप जो है इसके अंदर अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं, अनुसूचित जाति। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअल में जाति और आबादी भी आप एक साइड रख लीजिए। जो सच्ची में नीडी लोग हैं, और नीडी लोग भी हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई प्रबुद्ध लोग नहीं है। हमारे लोग बहुत हैं मैडम, हमारे सामने बैठे हैं, 2 बार मेयर रह चुके हैं चंडीगढ़ के। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास यहाँ प्रबुद्ध लोग नहीं है, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, हर जगह मिलेंगे आपको। लेकिन बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ जाएंगे हम? आज पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ हमें टिकट दे देती है कि ये आपका ऐसी सर्टिफिकेट लिया और आपको टिकट दे दी, लोग बहुत है, जीते हुए हैं, कोई बात करके राजी नहीं है हमारी। कहाँ जाए हम, ये बताइए आप। ठीक बात है। चलिए गुरप्रीत हैप्पी जी, चंडीगढ़ के कई गांव अब नगर निगम की सीमा में आ गए हैं, यानी कि अब वो शहरी क्षेत्र अब कहलाने लगे हैं। और एडवाइजरी काउंसिल में मेयर भी है, और अब इससे पहले मेयर थे उनको भी जगह दी गई है, और नगर निगम में जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी जगह दी गई है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष एडवाइजरी काउंसिल में शामिल हैं तो विपक्ष के नेता की उसके अंदर क्या जरूरत थी। खैर, लेकिन नगर निगम से 3 प्रतिनिधियों को उसके अंदर शामिल किया गया है। तो गांव तो नगर निगम के अंदर भी है कई सारे, लगभग ज्यादातर गांव अब नगर निगम में आ ही गए हैं। तो गांवों की जो समस्याएं हैं, आपको नहीं लगता कि नगर निगम के प्रतिनिधियों के वहां होने से गांवों की समस्याएं भी वहां पे रखी जाएंगी, और गांवों की जो अपनी दिक्कतें हैं उनके लिए एडवाइजरी काउंसिल में जरूरी नहीं कि गांव का ही कोई एक व्यक्ति अलग से हो? नीरज जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। सर, गांव तो लगभग जो 22 या 23 गांव चंडीगढ़ की सीमा के अंदर आते हैं, सारे के सारे नगर निगम में शामिल हो चुके हैं, और सभी नगर निगम में शामिल। नगर निगम क्या है, 2 भाग में है। जो लाल डोरा की फिरनी है उसके अंदर जो गांव है वो तो है कारपोरेशन के अधीन, और जो लाल डोरा के बाहर हमारे मकान है वो कर दिए एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन, पेरीफेरी एक्ट के। जब हमारी पंचायतें भंग की गई, हमारे सभी सरपंचों की गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, तो एक नोटिफिकेशन हुई नीरज जी, उसमें सभी रेवेन्यू जितना भी एरिया है, जो हद होती है अपने गांव की, जैसे मेरे गांव की 370 हद बस्त है, सभी एरिया शामिल कर लिया गया, लाल डोरे के बाहर हो कहीं भी हो। और 2 महीने के बाद जैसे ही हम नगर निगम में शामिल हो गए तो वो नोटिफिकेशन रद्द कर दी गई। लाल डोरे के अंदर जो, अब मेरे गांव की बात करें तो गांव दड़िया की, तो जहां 2500 मकान है, तो गांव लाल डोरा के अंदर जो है सर 175 मकान है, वो तो है नगर निगम के अधीन। और जो बाहर वाला एरिया है वो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पेरीफेरी एक्ट लगता है उस पे। अब ये देखो हमारे साथ कितनी दोहरी मार पड़ी। और जो देखो सर, एक बात और मैं नीरज जी आपको बताना चाहता हूँ, शहर के बहुत महान व्यक्ति जुड़े हुए हैं, सब सुन रहे हैं। जो टैक्स लेना हमारे से,
होटलों से, हमारी दुकानों से, वो लालडोरे के बाहर भी नगर निगम ले रहा है। सुविधा कोई नहीं है। ये कौन आवाज उठाएगा? अगर हमारे गांव का कोई भी 22 गांव का कोई भी प्रतिनिधि गांव की बात एडवाइजरी काउंसिल में रख सकता, तो तभी हमारे गांव। वैसे तो मेरे को लगता नीरज जी, ये जो एडवाइजरी कमेटी बनी है, इसका कोई महत्व तो मेरे को नजर आता नहीं है। बढ़ा जरूर दी है, मगर तुलगी फरमान तो अफसरों की अफसरशाही चंडीगढ़ में है भी है। मनमानी फैसले होते हैं। आज जैसे अखबारों में छपा है कि चंडीगढ़ में इतने हमने चालान कर दिए कैमरे से, इतने रेवेन्यू आया हमारे को, पुलिस प्रशासन का बयान है। मगर हर शहर में, हर गांव में, हर कॉलोनियों में ट्रैफिक का बुरा हाल है। वो कोई बात नहीं सुनने वाला सर। कहीं भी मतलब सही बात, जो सही लोग वहां पे जाने चाहिए थे। मेरी तो ये दिली इच्छा है कि चलो नई गांव को आप प्रतिनिधि देना, तो हमारे माननीय सत्यपाल जैन जी एमपी रहे हैं 2 दफा। माननीय पवन कुमार बांसल जी कितनी दफा एमपी रहे हैं, 20 और साल संजय सांसद रहे। टंडन जी हो गए। हाँ जी, संजय टंडन जी हो गए, अरसूद जी हो गए, मेयर रहे हैं वो। उनको भी पता था भाई इन लोगों को शामिल जरूर करना चाहिए सर, कम से कम हमारे गाँव की कोई तो आवाज उठाता। तो गांव का तो सर, कॉलोनियों का तो बुरा हाल है। आप कभी सर्वे भी कीजिए। पैसा चाहिए कारपोरेशन को, वो ले रही है, और टैक्स लग रहे हैं गांव के ऊपर, कॉलोनियों के ऊपर। और सबसे ज्यादा अभी आप शहर की तुलना में करोगे 22 गांव से, सबसे ज्यादा जितनी पंचायत प्रॉपर्टी थी, जितनी पंचायत की प्रॉपर्टियों की दुकानें थी हमारे गांव की, लगाओ जहाँ किसी की जो जमीन है पंचायतों की, सारा रेवेन्यू कारपोरेशन के पास जा रहा है। कोई सुविधा की एक नाम की चीज नहीं। आप मनी माजरे का बात कर लीजिए, जहां 24 घंटे वाटर सप्लाई की, पानी की बात कही गई थी, माननीय अमित शाह जी ने उद्घाटन किया था, वहां अभी तक प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा। हमारे गांव दड़िया की तो बात छोड़ दो, यहाँ तो हमें उम्मीद ही नहीं हमें पानी मिलेगा। तो सर आपकी बहुत अच्छी पहल है। ये जो कमेटी एडवाइजरी काउंसिल बनी है, बिल्कुल किसी साजिश के गाँव को, कॉलोनियों को और शहर के जितने भी वो है उनको नजरअंदाज करके ये कमेटी बनाई गई है। इसको रद्द होना चाहिए, नए सिरे से इसका गठन हो, जो अच्छे लोग उसमें शामिल होने चाहिए। ठीक बात है। कमलेश जी के पास आऊंगा। कमलेश जी, हैप्पी जी ने गांवों की बात और गांव क्यों वहां होने चाहिए, भले ही कई गांव नगर निगम की सीमा में हैं, लेकिन गांवों की समस्याएं अपनी अलग तरीके की हैं। इसी तरीके से जो कॉलोनियां हैं, कॉलोनियां शहर के बीच में हैं, कॉलोनियों से पार्षद भी हैं जो नगर निगम में वहां की समस्याओं को रखते उठाते हैं। नगर निगम से भी एडवाइजरी काउंसिल में प्रतिनिधि लिए गए हैं, फिर भी क्या कॉलोनियों से एक प्रतिनिधि अलग से न लेने का कॉलोनियों पर क्या असर पड़ सकता है? समस्या ये है, चंडीगढ़ की जो हमारी जो समस्या है, कॉलोनियों की, गांव की, है ना, इनके लिए कोई आवाज उठाता ही नहीं है। क्योंकि कितनी लंबी मीटिंग होती है, कितनी बातें रखेगा कोई। अगर हर एक जगह से अलग अलग होते हैं, जो उनकी जानकारी है, वहां वो बैठा हो, तो उसका अपने इलाके की बात तो कर सकते हैं और कोई फैसला कहीं करवा सकता है, पर नहीं हो रहा है ना ऐसा। नहीं, चलिए, आवाज आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रही है, अब बीच बीच में आवाज कट जा रही है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, आप दरअसल ये कहना चाहते हैं कि जब सभी वर्गों को एडवाइजरी काउंसिल में प्रशासक के सामने अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, तो कॉलोनियों के प्रतिनिधि को भी वहां सीधे बैठकर अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, ना कि राजनीतिक दलों का मोहताज बनना चाहिए कि राजनीतिक दल हमारी आवाज या कॉलोनियों की आवाज को वहां पहुंचाएं। सुभाष कटारिया जी के पास चलता हूं। कटारिया जी, हाँ जी, चंडीगढ़ के व्यापारियों को तो डबल प्रतिनिधित्व मिला ही, चंडीगढ़ के उद्योगपतियों को भी एडवाइजरी काउंसिल में डबल प्रतिनिधित्व मिला है। सीआईआई के चेयरमैन को उसके अंदर रखा गया, फिर उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष को भी उसमें रख लिया गया। लघु उद्योगों का जो एक संगठन है उसको भी जगह दी गई। अगर इन सबको जब इस तरीके से एडवाइजरी काउंसिल में स्थान दिया गया, तो फिर बूथ मार्केट को क्यों छोड़ दिया गया? उनकी भी एक बड़ी समस्या है। बूथ मार्केट
इस चंडीगढ़ के व्यापार में बहुत अहम स्थान रखते हैं? जिन लोगों की समस्या है उनको ये बीच में लेना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी बदनामी होती है। ये आवाज उठाएंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। व्यापारी वर्ग सेक्टर 17 जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ 12,000 से ज्यादा व्यापारी काम करते हैं और यहाँ की समस्या इतनी है कि पूछो मत। सिर्फ टैक्स लगाना, तंग करना। स्मार्ट सिटी के नाम से पिछले 2.5-3 साल से सेक्टर 17 में काम चल रहा है जो ना के बराबर। स्ट्रक्चर खड़े किए हुए हैं, काम करने वाला है नहीं है, रास्ते में रुकावट है। स्मार्ट सिटी का नाम दिया, वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? सेक्टर 17 से बताए क्या किया सेक्टर 17 के अंदर, ये बताओ। केबल वहां लटक रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट है उनके अंदर इतनी गंदगी है पूछो मत। जगह जगह कूड़ेदान खड़े हुए हैं, सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। व्यापारियों की समस्या है, बिल्डिंग बाई लाज की मुद्दे हैं, जीएसटी के मुद्दे हैं, पुराने टैक्स वाले मुद्दे हैं। ये मुद्दे उनको खतरा है कि ये सारे मुद्दे एडवाइजरी काउंसिल में उठेंगे और उनके पास कोई इस बात का जवाब नहीं है। उन्होंने भाजपा समर्थक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो CII है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो वही चीज CII है, वो अलग थोड़ा है। अपने बंदों को एक स्ट्रेंथ बनाने के लिए अलग अलग नाम, संस्थाओं के नाम लेके उसमें उन्होंने शामिल करके उसकी एक हाजिरी गिनती जो है, नंबर है, वो इन्होंने पूरा कर लिया। वही मेरा कहना है कि अगर इस तरीके से प्रतिनिधित्व तो अगर आप दे रहे हैं तो फिर सेक्टर 17 की इतनी बड़ी बिजनेस प्रमोशन काउंसिल है, उसको भी जगह मिलनी चाहिए थी। मैं तो जरूर मिलनी चाहिए थी। सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाजपा समर्पित ये है कि वहां पे एडवाइजरी काउंसिल में ये आप जो मीटिंग मानिए ना, इस मीटिंग पहली तो ये एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग नहीं होएगी। पहला मुद्दा, अगर होएगी तो वहां कोई मुद्दा नहीं उठेगा। अगर कोई मुद्दा उठेगा तो वो सारे वहां यस मैन हाँ में हाँ मिलाने वाले होंगे। वो टैक्स लगाने का मुद्दा का हाँ में हाँ हो जाएगी, चाहे वो बिजली का रेट बढ़ाना हो, पानी का रेट बढ़ाना हो, या और किसी किस्म का सेस लगाना, ऐसे मुद्दे वहां पे पास होंगे। बिजली विभाग के निजीकरण का मामला चल रहा है और यहाँ पे आए दिन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अपनी अपनी एसोसिएशन और संगठनों के बैनर तले आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन कर्मचारियों का भी कोई प्रतिनिधि इसके अंदर एडवाइजरी काउंसिल में नहीं लिया गया। मैं नीरज जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब ये कहते हैं जी हम सरकारी बंदों को अपना हटा के उसका निजीकरण करेंगे, तो क्यों नहीं एडवाइजर प्राइवेट का कंपनी का यहाँ पे लगा देते? क्यों ना DC के किसी अपना अडानी या अंबानी के कंपनी का DC लगा देते, प्राइवेट कंपनी का। मतलब मैनेजर लगा दिए जाए। पर इन ब्यूरोक्रेट का फायदा क्या है? आप ब्यूरोक्रेट तो आप बढ़ा ही जाओ। एक बेचारे बिजली कर्मचारी हैं, उनको हटा के आप प्राइवेट अपना सेक्टर में देना चाहते हैं आप। उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी ये बताओ सर। लास्ट सवाल ये है कि एक मैं बात और रखना चाहता हूं सर। मैं 3 दफा गांव का सरपंच रहा हूं, जिला परिषद सदस्य भी रहा हूं, पंचायत समिति सदस्य भी रहा हूं, और मेरे को नानाजी देशमुख अवार्ड भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2018 को दिया। बेस्ट पंचायत का अवार्ड 10 लाख का मेरे गांव को मिला। वो 10 लाख का मेरे को आज तक पता नहीं चला भी कहाँ गया जब पंचायतें शामिल हुई। एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूँ, पंचायत के टाइम जब पंचायत का टाइम था, जब आदरणीय पवन कुमार बांसल जी मिनिस्टर थे सेंटर में, तो मेरे गांव की, मैं अपने गांव की बात करता हूं, बाकी गांव में भी ऐसा ही हुआ। मेरे गांव में 1200 कनेक्शन वाटर सप्लाई के लालडोरा के बाहर गांव दड़िया में कैंप लगे थे। 10-10 हजार रुपए हमने रेवेन्यू देकर कनेक्शन लगवाए। जैसे ही हम कारपोरेशन में आ गए, हमारे पानी के कनेक्शन भी सब बंद है, हमारा सारा बंद है। वो साइंटिस्ट बोल देता है आपका नेट कनेक्शन जो डिस्टर्ब हो गया। नीरज जी, इसीलिए
गांव के लोगों को उसमें शामिल नहीं करे। ऐसे मुद्दे जो गुरप्रीत जी उठा रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठेंगे, उनके पास जवाब ही नहीं होगा। कमलेश जी ने जैसे अपना सवाल उठाया, वो सवाल उठाएंगे, वो उसके पास उनका जवाब नहीं है। आपको पता निजीकरण से क्या हो रहा है नुकसान? अभी जो स्मार्ट मीटर सिर्फ रामपुरा कॉलोनी में लगे हैं, उसकी रीडिंग कहीं नजर नहीं आती। कभी तो उसके लोगों पे बिल आते हैं 4,000, अगले महीने आते हैं 15,000, कभी आएगा 6,000, कभी आ जाएगा 20,000। बंदा देख नहीं सकता उसकी रीडिंग क्या चल रही है। ठीक है, ये समस्या हम रखे तो रखे कहाँ? ये कि अगर निजीकरण जो अधिकारी है ऐसे वो नॉर्मल मिलते रहे लोगों को, क्योंकि वहां पर ये कटारिया जी कह रहे थे कि वहां पर यस मैन चाहिए उनको। मेरी मांग है कि ये जो काउंसिल बनाई है, एडवाइजरी काउंसिल है, इसको तुरंत भंग किया जाना चाहिए। कौन अगर करना शहर चाहिए की इसको? समस्याओं का हल करना चाहती है प्रशासन ईमानदारी से। तो आज की चर्चा में जो एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो ये है कि इस एडवाइजरी काउंसिल के पुनर्गठन के बाद जो सवाल खड़े हुए हैं उनके उत्तर आए बिना नेटवर्क या उन सवालों का समाधान किए बिना इस एडवाइजरी काउंसिल का कोई महत्व और औचित्य चंडीगढ़ के लोग अभी नहीं मान रहे हैं। और अगर मौजूदा स्थिति में ही इस एडवाइजरी काउंसिल की कोई मीटिंग होती है तो जनप्रतिनिधियों का मानना है कि उसके अंदर शहर के सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उसकी मीटिंग भी शहर के विकास और शहर के हित के लिए किसी निर्णय पर पहुंचने में मददगार साबित नहीं हो पाएगी। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद।